नमस्कार प्यारे दोस्तों, इम्पैक्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री के बारे में अपन ने जनरल देखा कि क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी स्कोप होते हैं। इन सब चीज़ों की अपन ने बात कर ली। देखो, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले पढ़ी अपने डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री के टर्म में अपन किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या खोज की, वो सभी अपन ने देखा था, है ना। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है, न्यूबर्न जो है उसको अपन फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जिसने क्या किया था कि बायोकेमिस्ट्री टर्म जिसने दी थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का जो है एग्रीकल्चरल में क्या योगदान होता है, कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, क्यों अपने को बायोकेमिस्ट्री अपने को इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद में अपन ने देखा था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स अपन ने पढ़ाए थे। सिंपली अपन ने बायोमोलिक्यूल्स जो है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था। आगे अपन आज चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स की डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया, कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ना, सिंपली इसको बोल सकते हैं कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं वही सारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन की अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ए डिफाइंड एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर सब्सटेंस व्हिच हैव यील्ड डेरिवेटिव ऑन द हाइड्रोलाइसिस। सिंपली मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के डेरिवेटिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब जिनमें भी जो है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एल्डिहाइड जुड़ा होता है तो वो क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें होते हैं कि जिसमें कीटोन समूह जिसमें जुड़ा हुआ हो, ये क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जिसमें कीटोन जुड़ा हुआ होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो गए, ठीक है। तो इनसे जो मिलके बने हुए होते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लास्ट में आता है दैट डेरिवेटिव ऑन द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट को अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो दो कंपोनेंट देता है ना, जैसे अपन आगे अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, आगे जो है क्लासिफिकेशन, इसमें मोनोसेकेराइड, डायरीसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड जिसमें, या पॉलीसेकेराइड जो है वो होता है। तो जब भी आप ओलिगोसेकेराइड को आप डिजोल्व करते हो तो दो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होती है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ना, अपने हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स के जो है डेरिवेटिव्स अपने को देता है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी। जैसे अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, या सबसे पहले जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है ना। मेटाबॉलिज्म में जो बात करें तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले जो है एनर्जी जो यूज की जाती है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही एनर्जी यूज की जाती है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, और सबसे लास्ट में होता है फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन होता है स्टोर्ड एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूज। कुछ टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट को अपन बॉडी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिससे बाद में इसको है ना कुछ समय के बाद में इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटीन और फैट भी बॉडी में स्टोर होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर रह सकता है। थर्ड फंक्शन की अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूट। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये फंक्शनल यूनिट है ना, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है उसका मेन कंपोनेंट जो है ये तीनों ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों एलिमेंट जो है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में मेन कॉन्स्टिट्यूट की तरह ये काम करता है। फोर्थ फंक्शन की अपन बात करते हैं प्रोटीन स्प्रिंग एक्शन।
प्रोटीन इंस्पायरिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट अपन यूज करते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है कि फैट को डिजोल्व करने का काम करता है। फैट के मेटाबॉलिज्म में एक तरह से ये हेल्पिंग हो गया। और प्रोटीन को क्या करता है, ये बचा के रखता है ना। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट का यूज होने के बाद में ये फैट को डिजोल्व करने में सहायक होता है। फिफ्थ फंक्शन की अपन बात करें, नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मेनली रोल प्ले करता है। आगे अपन बात करें, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका संश्लेषण में या उनके निर्माण करने में कार्बोहाइड्रेट का मेनली रोल होता है। आगे अपन बात करते हैं कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अपने बॉडी में जो है किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी एलिमेंट जो है उसमें वाटर या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको संरक्षित करने का काम भी अपने कार्बोहाइड्रेट ही करता है कि वाटर की किसी बॉडी में कमी ना हो, है ना। तो ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट करता है। लास्ट अपना है बेनिफिशियल ऑन माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, जैसे ये क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की अपने बॉडी में मेंटेन करके रख रहा है। तो किसी भी चीज को अपने, है ना, उसके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट वो दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो है सिंपली अपने कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन अपनी बॉडी में होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस की। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, अपने आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। चलो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट्स की मेनली क्या है, 3 मेजर क्लास है जिसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ ऑन हाइड्रोलाइसिस। कि इनकी जो संरचना बनी हुई होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या किस किस चीजों से वो बनी हुई होती है उसके आधार पर, और हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो क्या क्या चीजें देती है उनके आधार पर इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लास होती है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब एक, सिंगल यूनिट। ठीक है, तो एक श्रृंखला जो कार्बन की बनी हुई होती है उससे जो सेकेराइड्स बने हुए होते हैं उनको अपन ने बोल दिया मोनोसेकेराइड। मतलब सिंपली इसमें सिंपल यूनिट्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं सिंपल कार्बन चेन। सिंपल कार्बन चेन से जो बने हुए होते हैं उनको अपन ने बोल दिया मोनोसेकेराइड। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन की श्रृंखला है, सिंपल है, इसमें और किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एडिशन नहीं है, केवल सिंपल कार्बन श्रृंखला की चेन है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्लूकोज हो गया इसका। सेकंड इसका क्लासिफिकेशन आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ये जो है 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट्स को मिला के जो कंपोनेंट बनते हैं उनको अपन बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ऐसा मानते हैं कि इसमें 2 से 10 यूनिट तक मोनोसेकेराइड्स की पाई जा सकती है। ठीक है, तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स को जब मिला के अपन बनाते हैं तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, लास्ट आता है अपने पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, ओलिगो में तो क्या होता है, ओलिगो में आपको ध्यान रखना है कि 2 से 10 यूनिट तक ही होता है। और जब भी पॉलीसेकेराइड नाम आए तो पॉली का मतलब बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि 10 यूनिट से ज्यादा जो है मोनोसेकेराइड्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना, या 2 या 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं। फर्स्ट मोनोसेकेराइड। क्या होता है मोनोसेकेराइड, जिसमें क्या होता है कि एक, देखो डेफिनेशन में देखते हैं, सिंपल सुगर्स। सिंपल सुगर्स मतलब कि मोनोसेकेराइड ऐसा यूनिट है जिसका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइसिस मतलब आगे इनका विघटन नहीं हो सकता। सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, इनको डायरेक्ट जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है तो इसका हाइड्रोलाइसिस होके और कोई भी छोटी यूनिट नहीं हो सकती, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन इन ए यूनिट मोनोसेकेराइड्स आर सब डिवाइड इनटू
डायोज एंड डेकोज। ठीक है, कार्बन यूनिट के आधार पे कि किसमें कितने कार्बन अवेलेबल है उसके आधार पे इसको आगे डिवाइडेशन किया गया है, अभी आपके आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे डेफिनेशन देखते हैं। मोर देन कॉमन सब क्लासेज ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर मोर बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पे इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एल्डोज एंड कीटोज। वही चीज है अभी जो मैं बात कर रहा था कि दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मोनोसेकेराइड में, कार्बोहाइड्रेट में या मोनोसेकेराइड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। तो जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होता है उसको अपन ने बोल दिया एल्डोज। ठीक है, एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं अपन CHO, और कीटोन को क्या लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोल दिया अपन ने एल्डोज, और जिसमें कीटोन जुड़ा हो तो इसको क्या बोल दिया कीटोज। ठीक है, तो ये इसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसको बोल दिया अपन ने एल्डोज, और अगर कीटोज जुड़ा हुआ है तो इसको बोल दिया कीटोजेज। ठीक है, आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल में, जैसे एल्डोज की बात करें। ठीक है, एल्डोज का मतलब जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब देखो इसमें नाम आ रहा है एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज देखो आपने 12th में देखा होगा कि जब भी दो कार्बन श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं डाई, तीन होती है तो उसको ट्राई बोल देते हैं, चार होती है उसको टेट्रा बोल देते हैं, है ना, पांच होती है उसको पेंटा, यही होता है ना। तो इसमें ट्रायोज लग रहा है तो मतलब क्या हो गया, तीन कार्बन है। ठीक है, ट्रायोज लग रहा है तो इसमें तीन कार्बन है। आगे इसके नाम में आ रहा है एल्डो। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और तीन कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, स्ट्रक्चर का पोर्शन आपको इसके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में, तो उसको आप इजीली जो लिखा हुआ है उसके आधार पे आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, कि एल्डोज का मतलब क्या हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ट्रायोज का मतलब तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया ग्लिसरॉल, है ना। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो है उसको सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड अपन बोलते हैं, कि सबसे सिंपल मोनोसेकेराइड जो है वो है आपके ग्लिसरॉल एल्डिहाइड या ग्लिसरॉल। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं एल्डोटेट्रोज। टेट्रोज में क्या है, चार कार्बन है ना, टेट्रोज मतलब चार कार्बन है, उसका एग्जांपल आ गया आपके इरिथ्रोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज का एग्जांपल आता है राइबोज। राइबोज जो शुगर होती है जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है वो क्या होती है, पांच कार्बन श्रृंखला होती है ना, पांच कार्बन की एक शुगर होती है जिसको अपन ने बोला राइबोज, जो आपके जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पांच कार्बन की श्रृंखला होगी। नाम से पता चल रहा है पेंटोज का मतलब पांच कार्बन, और एल्डिहाइड इसमें ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, किसमें पाई जाती है ये डीएनए और आरएनए में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें 6 है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड। देखो एग्जांपल क्या आता है इसमें ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। देखो मैं एग्जांपल एक बार बता देता हूं आपको, फ्रक्टोज कहाँ है, ये रहा फ्रक्टोज। ठीक है, ढंग से देखना, देखो फ्रक्टोज क्या है और ये है ग्लूकोज। इसमें क्या दे रखा है एल्डोहेक्सोज, मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला। इसमें क्या दे रखा है कीटोहेक्सोज, दोनों में क्या है कार्बन का नंबर है 6, दोनों में ग्लूकोज में फ्रक्टोज में दोनों में 6 कार्बन है। एक में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्डिहाइड ग्लूकोज में, और कीटोन जब आता है उसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे तो वो क्या हो, किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है फ्रक्टोज की। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा के बता देते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन जो है एल्डोज की बात कर रहे थे, तो एल्डोहेप्टोज का जो एग्जाम्पल होता है ग्लूकोहेप्टोज, इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोहेप्टोज जो है इसमें 7 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये होगी अपने एल्डिहाइड ग्रुप वाले सभी एग्जाम्पल की एल्डिहाइड ग्रुप किन किन में होता है और वो कौन से मोनोसेकेराइड्स होते हैं।
सेकंड अपन बात करते हैं कीटोज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। कीटोन जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो सारे आएंगे कीटोज के तौर पे। ऐसा ही सेम है कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोज का मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। एग्जांपल आ गया इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या होता है, 3 कार्बन की श्रृंखला है और कीटोन एक जो है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कीटोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज का एग्जांपल आता है इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज में क्या है, 4 कार्बन की श्रृंखला है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोज। ऐसे आ गया कीटोपेंटोज। ट्राइब्यूलोज जो शर्करा होती है उसमें कीटोपेंटोज पाया जाता है। और कीटोहेक्सोज अभी अपन ने बात की जो फ्रक्टोज है, इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि इनकी दोनों की स्ट्रक्चर जो है सेम होती है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है। कीटोहेप्टुलोज का एग्जांपल होता है सेक्रोहेप्टोलेज, स्यूडोहेप्टोलेज। ठीक है, ये अपने सिंपली मोनोसेकेराइड की बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं मैं। सबसे सिंपलेस्ट मैंने शुगर बताई थी ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल जिसको आप बोलते हो। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो ये क्या चीज है, एल्डिहाइड। अभी यही तो बताया था, CHO को क्या बोलते हैं अपन, एल्डिहाइड। अरे सही है कि नहीं, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, CH और O। अगर तीनों चीजें अवेलेबल है तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, एल्डिहाइड। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्डोट्रायोज। अभी एग्जांपल में देखा ना अपन ने, सबसे सिंपलेस्ट देखो एल्डोट्रायोज क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, एल्डोट्रायोज का मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, 3 कार्बन दिख रहे हैं। 3 कार्बन की क्या हो गई, श्रृंखला हो गई, है ना। एक कार्बन के पे क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, और 2 कार्बन आपके एडिशनल है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला जिसको अपन ने क्या बोल दिया, एल्डोट्रायोज। तो एल्डोट्रायोज या एल्डोट्रायोज को ही अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी इसको बोल सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी ग्लिसरॉल्डिहाइड की होगी। ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। देखो अभी मैंने बताया कि दोनों ये चीजें जो है सिमिलर है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है इसमें, डिफरेंस इतना ही आता है कि एक में जो है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन। ठीक है, देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का अपन ने एग्जांपल देखा था एल्डोज में। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप रहा, कीटोन। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें भी 6 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। ठीक है, इसमें बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना, और ये बीच में मार्किंग रह गया अपना एक कार्बन इसका फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, देखो ये हो गया सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, दोनों में सेम है। ठीक है, डिफरेंस किस में आ रहा है, केवल फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, और ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। बस इसी फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी दोनों में कार्बन नंबर सेम होता है। ठीक है, देखो इनका जो नाम दिया जाता है, अब देखो हेक्सोज शर्करा है, 6 कार्बन है, तो क्या हो गया, हेक्सोज शर्करा। एक का नाम क्या आ जाएगा, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की ये श्रृंखला है, तो ग्लूकोज का क्या नाम हो गया, एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज की अपन बात करें तो फ्रक्टोज का क्या नाम हो गया, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज मतलब कीटोन तो जो है फंक्शनल ग्रुप है, और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन की ये श्रृंखला है। ये सिंपली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है ये आपके ग्लिसरॉल की होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की होती है, जिसमें 3 कार्बन की श्रृंखला होती है, एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो 6 कार्बन की होती है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप का, है ना, फंक्शनल आइसोमर भी इनको बोल सकते हैं कि केवल एक फंक्शनल ग्रुप का ही इसमें डिफरेंस होता है। चलो, ये अपने जो है अपने मोनोसेकेराइड की बात होगी कि मोनोसेकेराइड क्या क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड में सिंपली अपन ने देखा कि एक तो ऐसे होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, एक ऐसी होती है जिसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये दोनों बातें अपन ने एल्डिहाइड सिंपल मोनोसेकेराइड के लिए अपन ने की, ठीक है। अब सेकेंड अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। देखो डेफिनेशन देखते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड्स आर ए पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पॉलीमर्स का मतलब कि एक से ज्यादा यूनिट मोनोसेकेराइड्स की इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, ओलिगोसेकेराइड्स आर ए पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 2 to 10, कितने हो गए, 2 से 10 तक की इसमें मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स पाई जा सकती है, ठीक है। यही बात की थी अपन ने, कंटेनिंग 2 to 10 रेजिडुअस अक्यूमुलेशन ऑन वैक्यूल्स। अब देखो इसमें ये चीज और लिखी हुई थी कि जो मोनोसेकेराइड्स सॉरी ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो वैक्यूल या रिक्ति का जो कोशिकांग होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड आपके प्लास्टिड जो ऑर्गन्स होता है, सेल ऑर्गन्स, उसमें पाए जाते हैं ना, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड किस में पाए जाएंगे, वैक्यूल्स में, जिसमें रिक्ति का जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे जो है ओलिगोसेकेराइड्स का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें जो है कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं उसके आधार पे आगे क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला आता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स नाम से पता चल रहा है कि जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट हो, ठीक है। देखो यील्ड 2 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब भी इसको ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड को वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो इससे जो है 2 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट बाहर निकल के आएगी, या एक तरह से 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में ये टूट जाएगा, ठीक है। यील्ड 2 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगी कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलके क्या बना रहे, एक डाइसेकेराइड्स का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अब इसका जो है आगे डिवाइडेशन किया गया है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, आपको एग्जांपल दिया जाता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि इसमें एक जो वैलेंसी जो है वो एक तरह से फ्री रहती है, तो ये क्या करता है कि किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़ के उसको विघटित कर देता है या रिड्यूस कर देता है, तो उस शुगर को अपन ने बोल दिया रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। और नॉन रिड्यूसिंग मतलब इसमें कोई भी फ्री जगह, एक तरह से खाली स्थान, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये आगे किसी भी कंपोनेंट का रिड्यूसिंग नहीं करता, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बोला जाता है, एक को नॉन रिड्यूसिंग बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, माल्टोज, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आता है अपने ओलिगोसेकेराइड का माल्टोज ना, ये अपने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ना भी याद रहे तो कोई इतनी खास बात नहीं है ना, अपने को इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि माल्टोज कौन सा है, ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड में कौन सा है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपसे याद रखने हैं। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे माल्टोज आपके डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड ये माल्टोज कौन कौन सी 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है, ये आपके पूछा जाता है। जैसे अपन बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज की 2 यूनिट्स को मिला के क्या बनाते हैं अपन, माल्टोज, ठीक है। सिंपली 2 ग्लूकोज जो है ना, उनको मिला के जो बनाया गया वो क्या हो गया, माल्टोज। दूसरा एग्जांपल आता है अपने गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या हो गया ना, सॉरी लैक्टोज। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसमें भी 2 मोनोसेकेराइड आ रही है, अरे एक मोनोसेकेराइड क्या होगी, गैलेक्टोज, और दूसरी मोनोसेकेराइड क्या होगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाकर क्या बनाते हैं अपन, लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं अपन, मिल्क शुगर, यही बोलते हैं, मिल्क शुगर को यही बोलते हैं लैक्टोज। तो ये लैक्टोज किस किस से बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। अदर एग्जांपल ऑफ आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज और सेलोबायोस ना,
माल्टेज आइसोमाल्टेज मतलब ये भी किससे बना होगा, 2 ग्लूकोज की यूनिट से, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में आपके एग्जांपल आता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी आपके मोनोसेकेराइड है और फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, दोनों को मिला के जो बनाया जाता है वो उसको बोलते हैं अपन सुक्रोज। तो सुक्रोज में 2 यूनिट हो गई, ठीक है। अरे डाइसेकेराइड पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो डाइसेकेराइड में मतलब क्या होगा, केवल 2 ही यूनिट होंगी। आगे अपन ट्राइसेकेराइड भी पढ़ेंगे, ट्राइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट होती है, ठीक है। तो डाइसेकेराइड में अपने को एग्जांपल याद रखना है, माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। मेनली ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, डाइसेकेराइड के, जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। सुक्रोज में क्या क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है अपने सुक्रोज। चलो ये अपने डाइसेकेराइड की बात होगी। अब अपन बात करते हैं ट्राइसेकेराइड। ट्राई का मतलब वही मीनिंग है ना, डाई ट्राई टेट्रा सेम है, वैसे ही चलता रहता है कि इसमें क्या है, ट्राई मतलब 3 है ना। ट्राई का मतलब सिंपली ये समझ लो कि आप 3 चीजें हैं इसमें। ट्राइसेकेराइड्स मतलब इसमें क्या होंगे, 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से ये मिलके बना होता है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है रेफेनोज। रेफेनोज जो होता है ये किस किस से बना होता है, इसमें एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है और तीसरा गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों को मिला के जो है रेफेनोज बनता है, ठीक है। तो 3 इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट आ रही है, तो क्या हो गया ये ट्रायोज, ठीक है। चलो ये जो है रेफेनोज किसमें पाया जाता है, आपके कॉटन सीड में हो गया, या शुगर बीट जिसको चुकंदर आप बोलते हो, इसमें जो है ये रेफेनोज जो है शुगर पाई जाती है। थर्ड आपके आता है टेट्रा। अब टेट्रा का मतलब वही, इसमें क्या हो गया 4, टेट्रा का मतलब ही 4 है। तो इसमें क्या होते हैं कि 4 मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलके आपको टेट्रासेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। लिख रखा है इसमें इल्ड 4 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये मान लो कि आप हाइड्रोलाइसिस, तो जब भी होता है कि हाइड्रोलाइसिस एक तरह से फॉर्मेशन के अपोजिट चीज है ना। फॉर्मेशन का मतलब हो गया इन 4 यूनिट को अपन मिलाएंगे, जैसे ये जो है स्टाइलोज, इसमें क्या होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज की 2 यूनिट होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलके बना। इन चारों को मिलाएंगे तो इसमें ये क्या हो गया स्टाइलोज, ठीक है। और जब भी अपन स्टाइलोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 4 यूनिट ये अपने को देगा, ठीक है। इसमें लिख रखा है ओनली टेट्रासेकेराइड्स आर नॉन एक्सिस्ट इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो है ज्यादातर जो ये टेट्रासेकेराइड्स ही पाए जाते हैं। चलो ये अपने बात हो गई डाइसेकेराइड्स की, सॉरी ओलिगोसेकेराइड्स की। अपन ने पढ़ा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या था, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना रहा था। ट्राई में क्या हो गया 3 मोनोसेकेराइड्स की मिलकर बना हुआ था। और टेट्रा में क्या हो गया कि 4 मोनोसेकेराइड यूनिट एक साथ मिलकर जिस कंपोनेंट का निर्माण करते हैं उसको अपन ने टेट्रासेकेराइड्स अपन ने बोल दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉलीसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट की थर्ड जो क्लास है। पहली होगी मोनोसेकेराइड, दूसरी ओलिगोसेकेराइड और तीसरी होगी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में अपन बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का ये क्या होता है, पॉलीमेरिक रूप होते हैं। पॉलीमेरिक रूप मतलब एक ही स्ट्रक्चर जो है बारी बारी में जो आती है। द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर आर आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। एक ही यूनिट जो है बार बार आती है। अब इसमें यह लिख रखा है कि ये जो पॉलीमर की यूनिट होती है वो कोई स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, मतलब सीधी श्रृंखला में भी ये यूनिट ऐसे हो सकती है, या फिर ब्रांच के तौर पे भी हो सकती है। जैसे एक कार्बन ऐसे हो गया, एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया ना, किसे ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये दोनों उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। चलो ठीक है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स, ठीक है। एंस इसको बोलते हैं। इसके लास्ट में जो है, जैसे इनको नाम से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। ग्लूकोज, ओज लगा हुआ है तो ओज क्या होते हैं, सारे मोनोसेकेराइड। एज लगा हुआ हो, एंस है ना, एंस जो लगा होता है
NES, तो इसका मतलब ये क्या है, अपने पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का क्लासिफिकेशन अपन बात करते हैं। देखो पहला इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है जो स्टोरेज का काम करते हैं, और दूसरा जो है जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, नाम के आधार पे डिपेंड हो रहा है कि स्टोरेज का जो काम करते हैं वो पॉलीसेकेराइड तो क्या हो गए, स्टोरेज वाले, जिसमें एग्जांपल आता है जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, है ना। स्टार्च क्या होता है, अरे स्टार्च होता है ना प्लांट सेल्स में जो स्टोर होता है ना। और ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल सेल्स में स्टोर होता है ना। अपने एनर्जी किसके तौर पे स्टोर रहती है, ग्लाइकोजन के तौर पे। तो ये क्या होगी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च जो है प्लांट सेल में पाया जाता है और ग्लाइकोजन जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्लासिफाइड किया गया अपने स्टोरेज के तौर पे। दूसरा इसका आता है स्ट्रक्चरल। जो पॉलीसेकेराइड किसी भी कंपोनेंट की स्ट्रक्चर बनाने में काम में आते हैं वो क्या हो गए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है सेल्यूलोज और पेक्टिन। पेक्टिन और सेल्यूलोज ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल का मतलब कि एक प्लांट को बनाने में ये सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर उस प्लांट की बनाने में कौन कौन से योगदान दे रहे हैं, पेक्टिन और सेल्यूलोज। ठीक है, ये काम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज वाले स्टोरेज का काम करते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है पॉलीसेकेराइड का वो है उसके कंपोजिशन के आधार पे कि किस किस चीजों से ये जो है पॉलीसेकेराइड बना हुआ होता है, उस कंपोजिशन के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होता है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब कि सेम जो है मोनोसेकेराइड यूनिट से ये मिलके बना होता है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब कि दो अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट से ये मिलके बना हुआ होता है। चलो अपन डेफिनेशन देखते हैं। स्टार्टिंग में देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं। सिंपली मीनिंग हो गया कि जो स्टोरेज के काम में आते हैं वो पॉलीसेकेराइड क्या हो गई, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो किसी न किसी चीज की स्ट्रक्चर बनाने में काम में आ रहे हो तो वो क्या हो गए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी डेफिनेशन नहीं है, सिंपली आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जो स्टोरेज के काम में आ रहे हैं वो सारे स्टोरेज वाले। ठीक है, एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है स्टार्च और ग्लाइकोजन, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है प्लांट सेल में स्टोरेज शुगर होती है और ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में। ठीक है, कंपोजिशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। चलो होमोपॉलीसेकेराइड की अपन बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बिलोंग टू दिस क्लास contain the same basic of repeating monosaccharide unit। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होती है, पर क्या होती है वो रिपीट होती जाती है। एक ही मोनोसेकेराइड की यूनिट रिपीट होती जाती है, तो वो क्या हो गए, होमो। होमो मतलब समान चीजें। ठीक है, और हेट्रो को मतलब दो अलग अलग चीजें। ठीक है, पॉलीमर तो वो भी है, पर इसमें क्या होती है, मोनोसेकेराइड्स की यूनिट रिपीटिंग मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होती है, सिंगल यूनिट को ही रिपीट करते जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और इन्यूलिन, ये क्या हो गए आपके होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पेंटोसेंस। पेंटोसेंस का मतलब कि जिनमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है, पेंटोज वही चीजें हैं, पेंटोज, हेक्सोज। हेक्सोसेंस का मतलब कि इसमें तो क्या है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन है। ठीक है, चलो हेक्सोज वाले के एग्जांपल हैं आपके ग्लूकोसेंस। ग्लूकोसेंस मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या हो रहा है कि इसमें एक मोनोसेकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही रिपीट करके इसकी स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है और उससे क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं अपन कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है, बहुलक या पॉलीमर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज की ही एक यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट जो है बारी बारी में जुड़ के अपन स्टार्च का निर्माण करते हैं, ऐसे ही जो है ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ठीक है,
सेकंड होता है फ्रक्टोसेंस। फ्रक्टोसेंस मतलब कि 6 कार्बन इसमें है, पर ये किसकी यूनिट से बना होता है? फ्रुक्टोज से। नाम से पता चल रहा है फ्रुक्टोसेंस का मतलब ये पॉलीमर किसका है? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, जिसका एग्जाम्पल आता है इनोलिन। ठीक है, इनोलिन आपके एग्जाम्पल आता है फ्रुक्टोसेंस। गैलेक्टोसेंस का मतलब, गैलेक्टेंस का मतलब कि ये क्या है? गैलेक्टोज का बना हुआ होता है। गैलेक्टेन का मतलब कि ग्लूकोज गैलेक्टोज का इसमें बना होता है। मेनेंस का मतलब कि ये मेनोज शुगर का बना होता है। ये सारी क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये क्या है? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स की यूनिट है, जिनको अगर सेम यूनिट जुड़ी हुई हो तो अपन क्या बोलते हैं? होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड ही नहीं, इसमें ओलिगोसेकेराइड भी हो सकते हैं, डाइसेकेराइड जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गए सारे, मतलब इनमें जो स्ट्रक्चर इनकी बनती है वो सेम यूनिट के द्वारा ही बनती है। जैसे कुछ भी हो जाए, जैसे मेनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तो गैलेक्टोज की ही यूनिट जो है बारी बारी में जुड़ के आपके होमोपोलीसेकेराइड का निर्माण करेगी। किसका? गैलेक्टेंस का। ठीक है, समझ गए होंगे कि होमो का मतलब कि एक ही यूनिट का रिपीटेशन इसमें होता जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेटेरो। सेकंड बी पार्ट इसका आता है हेटेरोपोलीसेकेराइड्स। देखो डेफिनेशन दिखते हैं इसकी, पोलीसेकेराइड्स बिलोंग टू दिस क्लास कंटेनिंग मोर देन वन बेसिक रिपीटिंग यूनिट। इसमें क्या वो लिख रहा है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा जो है बेसिक यूनिट्स जुड़ के जिसका निर्माण करते हैं वो हेटेरोपोलीसेकेराइड हो गया। हेटेरो का मतलब एक से ज्यादा यूनिट इसमें जुड़ रही है। ठीक है, होमो का मतलब एक ही यूनिट बारी बारी से जुड़ रही है। हेटेरो का मतलब दो अलग अलग यूनिट्स जो है वो जुड़ के अपन इसका निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इसके अलावा हाइड्रोयूरेनिक एसिड और कॉन्ड्रोटियन सल्फेट। हाइड्रोयूरेनिक एसिड को अपन एनिमल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, एनिमल सीमेंट। ठीक है, हाइड्रोयूरेनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल आता है इसका गम हो गया, अगार अगार हो गया और पेक्टिन हो गया। ये सारे क्या हैं? हेटेरोपोलीसेकेराइड, मतलब इनमें एक से ज्यादा ओलिगोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड्स की अलग अलग यूनिट जुड़ी हुई होती है। एक यूनिट जुड़ती है तो क्या हो गया? होमो, और अलग अलग यूनिट जुड़ती है तो क्या हो गया? हेटेरो। देखो गम जो बना होता है, गम देखो इसमें लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ अरेबिनोज, रेमेनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये जो है ये 4 यूनिट से मिलके बना हुआ है। चारों देख लो इसमें अलग अलग है कि नहीं, है ना? एक क्या है? अरेबिनोज, रेमेनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोरोनिक एसिड। चारों यूनिट इसमें क्या है? अलग अलग। तो ये क्या हो गया? हेटेरो। सिंपल सी मीनिंग है कि जिसमें अलग अलग चीजें हो वो हेटेरो हो गया। होमो में क्या होता है? एक ही चीज होती है। ठीक है, अगार जो है, अगार मिलके बना हुआ होता है, इसमें गैलेक्टेंस का ये एस्टर है, गैलेक्टेंस हो गया, है ना? गैलेक्टोज और गैलेक्टोरोनिक एसिड। गैलेक्टेंस, गैलेक्टोज और गैलेक्टोरोनिक एसिड, इन तीनों से मिलके ये जो है आपके अगार बना हुआ होता है। पेक्टिन जो है, पेक्टिन में मिलके बना होता है पेक्टिनिक एसिड ना। पेक्टिनिक एसिड, अरेबिनिक, गैलेक्टोज और गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, इन सभी चीजों से मिलके क्या बना होता है? पेक्टिन बना होता है। ठीक है, लास्ट में अपने ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लास है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सिंपली मीनिंग का ध्यान रखना है कि आपको मोनोसेकेराइड क्या हो गया? सबसे सिंपल यूनिट हो गई मोनोसेकेराइड, कि आप इसको आगे रिड्यूसिंग या हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, वो तो सारे क्या हो गए? मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड होते हैं मतलब जो 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, उनको अपन ने बोल दिया ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, उसमें एग्जांपल आता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, मतलब कि 2, 3, 4 जितनी भी यूनिट जुड़ी हुई होती है उसके आधार पर इनका नाम दिया गया। पॉलीसेकेराइड की अपन बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है इसमें क्या होता है कि पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज के आधार पे, है ना? कि जो स्टोरेज का काम करता है, फंक्शन के आधार पे इसका जो क्लासिफिकेशन है कि जो स्टोरेज का काम करता है वो तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हो गए, और जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हो गए। ठीक है, दूसरा होता है कि इसके
इसका निर्माण जो होता है, बना कैसे होता है, उसके आधार पर इसको दो क्लास भागों में बांटा गया। एक होता है होमोपोलीसेकेराइड और एक होता है हेटेरोपोलीसेकेराइड। होमो का मतलब कि सेम चीजों से मिलके बना हुआ हो, सेम यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड का पॉलीमर हो, तो उसको अपन ने बोल दिया होमो। और हेट्रो का मतलब दो अलग अलग मोनोसेकेराइड्स की यूनिट से मिलके बना होता है, तो उसको बोल देते हैं हेट्रो। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अपने आता है फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनकी क्या क्या फंक्शन होता है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दे सर्व एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। वैसी ही बात होगी कि अभी जो अपन ने देखा होमोपोलीसेकेराइड में, ठीक है, स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से निर्माण करते हैं? एक तो बताया था अपन ने सेल्यूलोज और पेक्टिन। ये क्या करते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है दे सर्व एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा ही स्टार्च, अपन ने अभी एग्जांपल देखा था स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होते हैं? स्टोरेज फॉर्म का काम करते हैं, तो एक तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे सर्व एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये कहते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज क्या है? न्यूट्रिएंट ही तो है, अपने को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पॉलीसेकेराइड्स भी क्या करते हैं कि एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने का अपने को काम करता है, ठीक है। तो ये जो है अपन ने कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अपने देखा, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो चीजें अपन ने देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के, है ना। तो अभी अपन यहीं एंड करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्लास जो है अपने ऐप पे देखो, ऐप जो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म है उसमें आपको सभी क्लासेज अवेलेबल है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी हमारा ऐप जो है इम्पैक्ट एजुकेशन हब्स के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें, वहाँ रजिस्टर करें और जल्द ही जल्द हमारा कोर्स को जो है ज्वाइन करें। धन्यवाद।